स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है कि किसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे बताऊँगा और 100% जो रियल क्वेश्चन है वही हम करेंगे। क्लियर होगी बात सभी को। तो आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको मैंने बताया था, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि लॉर्ड कर्जन था। वो क्या था, बंगाल विभाजन का क्या था, गवर्नर जनरल था। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब फटाफट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ प्लेलिस्ट, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा शिफ्टों की। आप उन प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं जिसमें आपको सभी शिफ्टें अच्छे से कवर मिलेंगी। क्लियर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में एज इट इज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी उम्मीद आप करना बिल्कुल भी छोड़ दो, क्योंकि मैं सच बातें बता रहा हूँ और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये 100% सच है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, एक अच्छी डीप नॉलेज नहीं होगी आपके पास, तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो पेपर में। सीधी सी बात यही है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पेपर में करना चाहते हो परफॉर्म, अपनी सिलेक्शन पाना चाहते हो, आप सभी को जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होंगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। क्लियर होगी बात सभी को। देखो आप लोग को मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा कम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इनके जो पॉइंट्स थे ये मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिए थे। कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हम फटाफट इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोग की जो परफॉर्मेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल हो सके। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। हमारे पास सिंपल सी बात है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय क्या क्या दिक्कतें आई थी। क्लियर होगी बात। अब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे बंगाल के विभाजन के समय। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल के विभाजन के लिए जो आपकी आज की जो वीडियो है 5 मिनट के अंदर इसको कवर करवा दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है, जो आंसर है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बट गया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था वो दो हिस्सों में बट गया था। कैसे बट गया था अभी आपको करके बताऊंगा। क्लियर। आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, ये पूरा बंगाल था। जब इसको डिवाइड करा गया, जब इसको विभाजन किया गया तो ये दो हिस्सों में बट गया था। क्लियर। एक इस साइड बट गया, एक इस साइड बट गया। क्लियर होगी बात। तो ऐसे हुआ था बंगाल का विभाजन। समझ रहे हो, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा गया था। किसको तोड़ा गया था, बंगाल को, BENGAL, बंगाल को। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस विभाजन से बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू क्षेत्रों में अलग कर दिया गया था। अब आपको बताना चाहता हूं जो जातिवाद की जो लड़ाई है, ये जो धर्म की लड़ाई है, ये की कौन बोकर गया था, ये हमारे यहाँ ब्रिटिश बोकर गए थे। कौन बोकर गए थे, ब्रिटिश बोकर गए थे। समझ लगी मेरी बात, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। ये इसलिए तोड़ा गया था ये दो भागों में ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो सके, उनके अंदर हेट पैदा हो सके। क्या पैदा हो सके, हेट। हेट मतलब तो पता ही होगा आपको, नफरत। क्लियर। वैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो, ऐसी बात नहीं है। आगे देखो, इस विभाजन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन किया था। किसने आंदोलन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मगर उसको असफलता मिली थी, सफलता नहीं मिली थी। क्लियर। इस विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी चला था। इस अब मेरी बात समझो, इससे स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या रिलेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, जो नमक चलता था, जो सॉल्ट चलता था, वो अंग्रेज अपनी कंपनी का बेचते थे। फिर उन्होंने नमक का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था। जब नमक का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था तो जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो उसे खरीद नहीं पा रहे थे। क्या हो रहा था, इसको खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया था। समझ रहे हो, यही हुआ था। तो फिर लोगों को क्या हुआ था, बिना नमक यानी कि नॉन सॉल्ट, समझ रहे हो, बिना नमक की सब्जियां खानी पड़ी थी, बिना नमक की। फिर उसके बाद गांधी जी ने मतलब नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। फिर उसमें जाके मतलब नमक वमक निकाला था। फिर उसके बाद नमक का प्राइस डाउन हुआ था। फिर लोगों ने चैन की क्या ली थी, सांस ली थी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, ये सिस्टम था। अब आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या लिखी हुई है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक शिफ्ट अच्छे से डिटेल में एनालाइज करवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस आप सारी वीडियोस देख लेना, मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप अच्छे से वीडियोस को देख सकते हो। क्लियर।
चलिए आगे चलते हैं फटाफट। इस विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी चला था। स्वदेशी मैंने आपको समझा दिया भी, ठीक है, क्योंकि जो स्वदेशी होगी वो चीज़ें सस्ती होंगी, जो बाहर की चीज़ें होंगी वो चीज़ें क्या होंगी, ऑब्वियसली सी बात है वो महंगी होंगी। क्लियर, समझ लग गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इस विभाजन के बाद प्रशासन के आसान बनाने के लिए इसे रद्द कर दिया गया था। हुआ क्या था, बाद में इस कानून को रद्द कर दिया गया था। क्लियर, वो जब कब रद्द किया था मैंने बताया है नेक्स्ट अपनी जो पहली वाली वीडियो है। इस विभाजन के पीछे बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने और एकता को तोड़ने का मकसद था। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे आपको मैं फिर से समझाऊंगा कि जो ये विभाजन करवाया था, ये क्यों करवाया था। इन अंग्रेजों को पता था कि जो इंडियंस हैं इनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर एकता बहुत ज़्यादा है, अगर ये एकजुट हो गए तो क्या होगा, ये हमें भगा देंगे। तो मेन मकसद क्या था इनका, यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। इनको क्या करना था, इनको यूनिटी को ख़त्म करना था। समझ लगी मेरी बात, इनको यूनिटी को क्या करना था, ख़त्म करना था, बस इनको यही सही था। और इनको पता था यूनिटी को ख़त्म कब करेंगे, जब ये दो आपस भागों में टूटेगा तभी अलग होंगे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में इन्होंने नफरत पैदा कर दी। क्या पैदा करी, नफरत पैदा करी, ताकि ब्रिटिश राज कर सके। क्लियर बात समझ लगी। स्वदेशी आंदोलन क्यों चलवाया गया, नमक को बढ़ाने के लिए। जब नमक का प्राइस हाई हो गया तो जो मिडिल क्लास के बंदे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, समझ रहे हो, इसलिए नमक के प्राइस को बढ़ाया गया। बाद में स्वदेशी आंदोलन आया, उसने नमक का प्राइस कम करा। समझ लगी बात सभी को, यही सारी चीजें थी और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलिए फटाफट अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इतना हमने डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो पंडित रविशंकर हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया ना, ये पहले भी 6 बार रिपीटेड है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। तो जो पंडित रविशंकर थे वो सितार बजाते थे। क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। क्या थे, सितार वादक थे, और क्या थे, और थे वो संगीतकार। मतलब वो एक बहुत बढ़िया मतलब गाना भी गाते थे और सितार भी बजाते थे। इतनी बात क्लियर होगी। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे। मतलब क्या है, उनका जो संगीत था वो सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने चालू हो गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, वो इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे। कहने का मतलब ये है, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। क्लियर हो गया बात सभी को। जो पंडित रविशंकर थे उनको कौन सा वाद्य यंत्र पसंद था, उनको सितार बजाना पसंद था। इतना क्लियर हो गया सभी को। आपको बताना है कि जो संगीत, जो पंडित रविशंकर थे वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि उत्तर भारतीय में जो शास्त्रीय संगीत था उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और आपको बताना चाहता हूँ, जो पंडित रविशंकर हैं इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। क्लियर, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अवार्ड्स अगर आपने याद कर लिए ना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ अवार्ड में देखने को मिल जाएंगे बड़े आराम से। हंस के आपका पेपर इतना बढ़िया निकलेगा ना, आप खुद बोलोगे कि वाकई में सर मज़ा आ गया। क्लियर, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनको कौन सा अवार्ड मिला है। इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। उसके बाद में कौन सा अवार्ड मिला है इनको, पद्मा विभूषण का अवार्ड मिला है। कौन सा, पद्मा विभूषण का अवार्ड मिला है। और तो और पंडित रविशंकर को भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, भारत रत्न अवार्ड। अब जो भारत रत्न अवार्ड है इसको इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है। समझ रहे हो, इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड किसको माना जाता है, भारत रत्न को माना जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है, वेरी गुड। चलिए फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है। जो पंडित शंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, अब यहाँ पे डिस्कस करो। भारत रत्न इनको कब मिला था, 1999 में मिला था। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो, आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के, थोड़ा सा फ़ोन पीछे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्लियर, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, एक सेकेंड। अब फटाफट फोकस करेंगे। उन्होंने 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया। शंकर ने अपने समकालीनों से अलग एक शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभावों को शामिल कर लिया। क्योंकि देखो, जो पंडित रविशंकर थे उनके पास एक बहुत अच्छी ऑडियंस थी
उनको पता था अगर मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करूँगा वो चीज़ पॉपुलर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे और उनको जब किसी इंसान को भारत रत्न अवार्ड मिल जाता है, वो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। क्लियर होगी बस सभी को? अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत रत्न किन किन को मिला हुआ है। अगर बात करें सेलिब्रिटीज़ में कि कौन से सेलिब्रिटीज़ को भारत रत्न मिला हुआ है, आपको बताना चाहता हूँ जो अमिताभ बच्चन है। यहाँ पे अमिताभ बच्चन लिख देता हूँ, अमिताभ बच्चन, इनको मिला हुआ है भारत रत्न। उसके बाद सिंगर की बात करें, कौन से सिंगर को मिला है, तो सोनू निगम को मिला हुआ है। जो सोनू निगम है उनको क्या मिला हुआ है, उनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। क्लियर होगी बात सभी को? और उसके बाद म्यूज़िक की बात है, किनको मिला हुआ है, जल्दी से बताओ और किनको मिला हुआ है? और आशा भोसले को भी मिला हुआ है। ठीक है, किनको मिला हुआ है? आशा भोसले। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? आप इन तीनों नामों को अच्छे से याद रखना। बाकी आप टेंशन मत करो, जितने भी सिंगर्स के नेम होंगे या जितने भी भारत रत्न अवॉर्डेड होंगे, जितने भी संगीतकार होंगे, मैक्सिमम आपसे डांसर पूछे जाएंगे और म्यूजिशियन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों पर हमने फोकस करना है कि फलाना सिंगर कौन से मतलब धुन बजाता है, कैसे गाने गाता है, डांसर कौन सा अच्छा है, सबसे पुराना डांस कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछे जाएंगे। क्लियर? चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप सभी के सामने मैंने एक पेज प्रस्तुत करा है, एक पेज आपके सामने रखा हुआ है, उसको ऊपर फोकस करो। इसमें आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स जो म्यूजिशियन थे उनके नाम लिखे हैं और उन्हें कौन सी म्यूजिक बढ़िया बजाया हुआ है, जिसके लिए उनको अवार्ड मिला हुआ है, जिनको महारत हासिल है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? सबसे पहले देखो जो वाद्य यंत्र है वो यहाँ पे कलाकारों के नाम लिखे हैं। क्लियर? अब देखो जो संतूर बजाते थे वो पंडित रविशंकर शर्मा बजाते थे और भजन सुपोरी बजाते थे। क्लियर? ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं पहले, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि क्यों करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें रिपीट, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? बांसुरी कौन बजाता था? हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये दोनों बांसुरी बजाते थे। तबला कौन बजाता था? तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और साबिर खान। क्लियर? अब इसमें क्या था, तबले में 3 मुसलमान थे और 2 हिंदू थे। कौन कौन? पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सरोद सम्राट, सरोद सम्राट किन्हें बोला जाता है? अमजद अली खान को। अमजद अली खान को सरोद सम्राट बोला जाता है। ये क्वेश्चन 7 बार पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी आगे भी पूछा जाएगा। सरोद सम्राट थे अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता। क्लियर? शहनाई में कौन बढ़िया थे? बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। क्लियर? अब सितार कौन बढ़िया बजाता था? पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान और अनुष्का शंकर। अनुष्का शर्मा में समझ लेना भाई, अनुष्का शंकर है। ठीक है? वीणा कौन बजाते थे बढ़िया? जिया मोहिद्दीन डागर, आयागिरी, श्याम सुंदरम। कौन कौन? जिया मोहिद्दीन डागर, आयागिरी, श्याम सुंदरम। क्लियर? रुद्रवीणा की बात करें, सबसे बढ़िया रुद्रवीणा कौन बजाता था? वो बजाते थे असद अली खान। कौन? असद अली खान। अब बात करें मोहन विड़ा, मोहन विड़ा अब आपसे नाम से क्लियर हो रहा है, जिसके नाम में ही मोहन हो, मतलब कौन होंगे? जिसके नाम में ही मोहन विड़ा हो तो obvious बात है उसका नाम भी तो मोहन होगा। कौन था? पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने क्या बनाई थी? मोहन विड़ा का आविष्कार किया था। क्लियर होगी बात? आलिया भट्ट के पापा मत समझ लेना, ठीक है, वो दूसरा है। वायलिन क्या होता है? वायलिन एक गिटार होता है, मतलब गिटार टाइप ही होता है वायलिन। ठीक है, उसकी धुन बहुत प्यारी होती है। ठीक है, वैलेंटाइन डे, वायलिन डे, ऐसे तुम रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या बजता है? वायलिन बजता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ये याद करना है, दिल पे मत लेना बात। ठीक है, वायलिन के जो एक्सपर्ट थे वो थे सुश्री गोपाल कृष्णन, जो कि साउथ के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ, आप याद कर सकते हो। NR मुरलीधरन, ये भी साउथ के ही थे। क्लियर? M चंद्रशेखरन, मतलब जैक्सियम इसमें जितने हैं सारे के सारे साउथ वाले हैं। उसके बाद VG जोग, उसके बाद लालगुडी जयरामन, तो ये सारे क्या थे? साउथ के थे और ये वायलिन बजाने में 1 नंबर के कलाकार थे। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को? चलिए फटाफट चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। क्लियर? आपको बताना चाहता हूँ जो मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लें। अगर आप नोट्स बना सकते तो नोट्स बना लें, अगर नोट्स नहीं बना सकते तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? तो कुछ वाद्य यंत्र रह गए थे उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? अन्य वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सरोद सम्राट आपको मैंने बताया था कि अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ इत्यादि, इन दो नामों को मैंने नहीं लिखा था, तो आप इन दोनों नामों को भी याद कर सकते हो।
क्लियर होगी बात। अमजद अली खान सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है ये नाम, कि अगर बात की जाए सरोद सम्राट की तो बढ़िया सरोद सम्राट कौन है, तो उसमें अमजद अली नाम का जो सा अमजद अली नाम है ये 7 टाइम्स रिपीटेड है, और भी पता नहीं कितनी बार रिपीट हो जाएगा। तो आपने इस नाम को तो 100% याद रखना है। क्लियर होगी बात सभी को। अब संतूर की बात करें, संतूर बढ़िया कौन बजाता था, वो बजाते थे शिव कुमार शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, इन्हीं के बेटे थे राहुल शर्मा जी, भजन सोपोरी, उसके बाद इत्यादि। क्लियर होगी बात। सारंगी की बात अगर की जाए तो सुल्तान खान बजाते थे सारंगी, बहुत अच्छी सारंगी बजाते हैं, इनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। उसके बाद राम नारायण ये भी बजाते थे। और सबरी, आप सोच रहे हो ना राम ने किसके जूठे बैर खाए थे, सबरी के, तो सबरी खान यहाँ पे मुसलमान बन गया। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत पदक जीता था। देखो, मैं आपको बताना एक बात चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप अपना स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये चीज़ें आपसे कंटिन्यूसली पूछी जा रही हैं, और पूरे पूरे चांसेस इन चीज़ों के कि आपसे आगे भी रिपीट होंगी। 100% बोल रहा हूँ आप सभी को, 100% लिख के दे सकता हूँ कि ये चीज़ें आपके सामने आगे भी रिपीट होंगी। अगर एक शिफ्ट में स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो श्योर है भाई आगे भी पूछे ही जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। स्पोर्ट्स और डांस, स्पोर्ट और डांस और अपना म्यूजिशियन के नेम, आप इन चीज़ों को अच्छा पक्का कर लो, एकदम बढ़िया से पक्का कर लो। आपको मतलब ये कह रहा हूँ कि आपके ना 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ईजी से ईजी बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 8 क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा ही समझो, कम से कम नहीं तो आपको बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन तो समझ के चलो। 8 क्वेश्चन छोड़ो, 10 क्वेश्चन लगा के चलो। और आप सोचो 10 क्वेश्चन एक बहुत तगड़ा स्कोर आपका बना देगा। समझ रहे हो, एक एक नंबर से लोगों की पोजीशनें हिल जाती हैं। उनसे पूछो एक नंबर की वैल्यू जिनकी एक नंबर से सिलेक्शन रह चुकी है। समझ रहे हो, इसलिए हमें फोकस करना है अपने इन टॉपिक्स पर, स्पोर्ट्स पर, डांस पर और म्यूजिशियन के नामों पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत पदक जीता था। रजत का मतलब होता है ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। रजत का मतलब होता है ब्रॉन्ज मेडल, BRONZE, ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर होगी बस सभी को। तो कब जीता था, 2004 में जीता था। क्लियर। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में ओलंपिक रजत पदक जीता था। ठीक है, यह ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तित्व रजत था, मतलब फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल था ओलंपिक में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मेंस डबल, ठीक है, ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में यह पदक जीता था। किसमें जीता था, निशानेबाजी में, शूटिंग में जीता था। क्लियर। अब शूटिंग से रिलेटेड ना आपकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपको ही मैं बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेनी, हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हो और नर्वस भी हो अपने एग्जाम्स को लेके, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी। आपका भाई बैठा हुआ है यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए, हर एक चीज़ का गाइडेंस देने के लिए। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी टेंशन। ठीक है, बस जितना आपने पढ़ लिया उसकी रिवीजन फटाफट करो, और जो मैं आपको एनालाइज करवा के वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको जो मिल रही हैं वीडियोस, इन वीडियोस को 2 बार अच्छे से देख लो, कम से कम 2 बार तो अच्छे से देख लो। ताकि मैं आपको बताता हूँ बात, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं ना, हमें वो चीज़ ज़्यादा याद होती है एज़ कम्पेयर टू पढ़ने से। ये बात सच है, समझ रहे हो। आप नोटिस कर रहे हैं, जब मूवीज़ देखते हो, फिल्म देखते हो, तो आपको जल्दी याद हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पढ़ने से। समझ रहे हो, पढ़ना थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेता है और थोड़ा बोरिंग टाइप भी लगता है, इसीलिए इंसान का दिमाग फ्यूज़ हो जाता है जल्दी। तो कुछ नहीं करना, अगर टाइम कम है तो आप 2x में लगा के लेक्चर सुन भी सकते हो, आपके काम आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के व्यक्तित्व और युगल डबल ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर राठौड़ को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो चुके थे। ठीक है, फेम मिल गया था। अब देखो ये सारा हमने कवर कर लिया है, अब इसके ऊपर चलते हैं। उन्होंने 2006 को राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड मेडल, ठीक है, व्यक्तिगत डबल ट्रैप में, और एक रजत युगल डबल ट्रैप में लेकर अपने 2004 ओलंपिक के विजय रथ को आगे बढ़ाया हुआ था। कहने का मतलब है उनकी सक्सेस अब बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होने लगी थी। ठीक है, वो ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे थे। कौन पहुंचने लगे थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है, राउडी राठौड़ के भाई,
मूवी देखी ना राउडी राठौड़ अक्षय कुमार की, बस वही समझ लो। उन्हें 2005 में पद्मश्री भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से सम्मानित भी किया गया। अब देखो मेरी बात समझो, इसके आपने अगर नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे लिखना है 2005 और यहाँ पे लिख देना है पद्मा श्री। क्लियर, समझ लगी बात सभी को। आगे काम करूंगा, आगे जो भी आपको समझाऊंगा ना प्रॉपर नोट्स बना के समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर होगी बात, ताकि आप लोग पजल ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बोलना चाहूँगा अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं डरना। कुछ भी आपको ना समझ लगे आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा और आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। ठीक है, एक बात और आपको बतानी है कि अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी थोड़ी तैयारी थोड़ी भी गड़बड़ चली हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपको अपनी पूरी वीडियो का लिंक भेज दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको जाके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को। एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो ये एनालिसिस की वीडियो है मैं थोड़े पार्ट्स में डालूंगा, पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फुल पड़ी हुई है, इस वजह से लंबी वीडियो एकदम से बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अदरवाइज प्रोसेसर हीट मार देता है बहुत जल्दी, फ़ोन हीट कर देता है, इसी वजह से मैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आप टेंशन मत करो, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल से समझाया जाएगा विद ट्रिक्स के साथ। जो क्वेश्चन ट्रिक से समझाने के लायक होंगे उनको ट्रिक से समझाया जाएगा, जो नॉर्मल होंगे उनको भी किसी इंटरेस्टिंग वे से आपके सामने रखा जाएगा। क्लियर, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पेपर सबके बहुत अच्छे होंगे, खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो और अपने पेरेंट्स की आशीर्वाद लो, पेपर अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें।